नमस्कार। हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सीधा सीधा बात है, टॉपिक से ही पता चल रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिलेटेड जो टॉपिक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जरूरत क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के संबंध में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ने की, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। वीडियो में आपको बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। इसके बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लेयर दिख रहा होगा, उस ग्लेयर को आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो मटेरियल मैं आपको बताऊंगा वो नीचे बताऊंगा। सबसे पहले जब भी बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जाने कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना क्यों है। जब तक हमको और आपको यही नहीं पता होगा कि कोई चीज पढ़ना क्यों है, तब तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब जान जाएंगे कि इसके पढ़ने से फायदा क्या होगा, तो मुझे विश्वास है कि आपको भी ये जानने में इच्छा होगी कि वास्तव में स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता कैसा है और ये किन तरीकों से ये हमारे काम को आने वाले समय में केमिस्ट्री को और आसान बनाएगा। ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ करके जान पाएंगे। कैसे जानेंगे ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि केमिस्ट्री होती क्या है, क्योंकि जब तक केमिस्ट्री क्या होती है इसको नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम को रिलेट नहीं कर पाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। क्योंकि अभी तक लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का एक पार्ट है, स्ट्रक्चर के बारे में है, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, और ये तो फिजिक्स वालों को पढ़ने का काम है। केमिस्ट्री में क्यों है ये? लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोरिलेशन है, और उसको हम लोग कोरिलेट करेंगे किस तरीके से। ये फिजिक्स का तो ठीक है, पार्ट है, वो अलग चीज है, लेकिन इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का भी पार्ट है। कैसे केमिस्ट्री का पार्ट है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले केमिस्ट्री का पार्ट है, साबित करना है तो हमको और आपको ये देखना होगा कि केमिस्ट्री है क्या। व्हाट इज केमिस्ट्री, क्वेश्चन ये अराइज होता है। और जब हम बात करेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री की, जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है साइंस का, जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि यहाँ पर फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है। जब भी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो हम यही समझते हैं कि उसको केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा और फिजिक्स में फिजिकल चेंज पढ़ा जाएगा। मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच जहां हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हो उसे बोलते हैं केमिस्ट्री। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो दूध है, अब दूध दही में बदल गया। जब दूध दही में बदल गया तो ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि दही फिर से दूध नहीं बन सकता। अगर ये फिजिकल चेंज की बात नहीं करता तो कपड़े सूखने वाली बात आती है, कपड़ा गीला हो गया फिर से सूख गया, तो ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए उसे हम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। वो अब पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं वो अलग चीज है, लेकिन केमिकल चेंज जहां हो रहा है जैसे दूध से दही, उसको निश्चित रूप से हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, जो पुनः उसी चीजों में अपने पुनः वाली अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता है। जो उनका प्रीवियस स्टेट था, जो उनका इनिशियल स्टेट था, उसी जो नहीं आ सकता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। और यहाँ पर केमिकल चेंज है ये, क्योंकि दही फिर से दूध नहीं बन सकता है। हो सकता है मेरी डिफिनेशन में कोई खामियां हो, लेकिन आपको केवल इसके मतलब को समझने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटो है केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री होता है एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाई कराए आप लोगों से, केमिकल चेंज के बारे में। और केमिकल चेंज क्यों होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है। जब केमिस्ट्री क्या होता है तो सीधी सी बात है, केमिकल चेंज के बारे में जो पढ़ाए वो केमिस्ट्री है। अब केमिकल चेंज क्या है वो मैं बताया आपको। अब बात होता है कि केमिकल चेंज होता कैसे है। अब केमिकल चेंज होता कैसे है, इसको पढ़ने के लिए हमको आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, एक रिएक्शन का, कि कोई भी केमिकल चेंज किस तरीके से होता है। अगर मैं ध्यान से आपको एक एग्जांपल समझाऊं और आपको ध्यान होगा अपने पुराने क्लासेस के वीडियोज, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वीडियो, अगर आप क्लास में पढ़े होंगे तो क्लास में जो भी चीजें याद होंगी आपको याद होगा एक कि NaCl किस तरीके से बनता है। NaCl जब भी आप इसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके से आप देखे होंगे, एक तरफ Na+ आयन रहता है, एक तरफ Cl- आयन रहता है, और इसके साथ साथ कोई स्पीसीज जुड़ा होता है और यहाँ पर भी कोई स्पीसीज जुड़ा होता है। Cl- आयन के साथ भी एक स्पीसीज जुड़ा होता है, और वो स्पीसीज कुछ भी हो सकता है। इसके साथ Cl-, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर इसके साथ जो जुड़ा हुआ होगा ये भी नेगेटिव रहा होगा। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो Cl- और Na मिल करके बना देते हैं NaCl। ये NaCl बना कैसे? हुआ यूं कि Na पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, डोनेट किया,
तो ये बन गया Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से क्लोरीन आयन क्या किया, Cl माइनस आयन जो था Cl था, ये Cl क्या किया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आकर के यहाँ पर ऐड हो गया, तो प्लस यहाँ पर E माइनस कर देंगे, तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और ये हो गया Cl माइनस। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों मिलकर के बना देंगे NaCl। तो ये NaCl का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये NaCl का फॉर्मेशन हुआ कैसे, हुआ यूं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया और उसी इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट से यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन। कुल मिलाकर के कहने का मोटी मोटा जो अर्थ है वो ये है कि जितना भी केमिकल चेंज हो रहा है उसमें जो ओवरऑल रोल है वो केमिस्ट्री का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन का रोल बहुत बड़ा है केमिस्ट्री में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरी जगह जाता है, ऐसे निकलता है, कहीं लॉस होगा कहीं गेन होगा, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज हो जाती है। कोई भी एटम उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। ये सारी चीजें आप हाइड्रोजन पढ़े होंगे, हीलियम पढ़े होंगे, इसी तरीके से ढेर सारे जो है एलिमेंट्स हैं जिनके नाम आप पढ़े होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ही एक ऐसी चीज है जो हीलियम को इनर्ट बना रही है, और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही एक ऐसी चीज है जो इसको मजबूर करती है कि ये H2 बनाए। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन शेयर करके ये बना देगा H2 मॉलिक्यूल। इसी तरीके से H किसी और के साथ कंबाइन होगा, तो इसकी ये टेंडेंसी आती कैसे है, इसकी टेंडेंसी आती है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है इस एटम में, जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी किसी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी किसी में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि इस जब भी एटम में पढ़ेंगे तो आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि एक न्यूक्लियस होता है और ये सेंट्रल न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको खींचना आसान होगा, उसे थोड़ा सा भी अगर आप हीट दे देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कठिनाई से खींचा जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है इस ऑर्बिट से, और इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो अंदर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने में नाको चने चबाने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्डली इससे अटैच्ड न्यूक्लियस से, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रॉन है डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है, किस सेल में है, अंदर है और अंदर है, बहुत ही ज्यादा अंदर है, इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आसानी से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर बाहर है तो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकल जाएगा, केमिकल रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा। और ये हमको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन कहां कैसे है, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्योंकि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ेंगे हमको ये पता चलेगा कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इसके साथ साथ हमको ये पता चलेगा कि किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन डांस करते रहते हैं, और वो डांसिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं, कहीं कहीं कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाता है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि इसमें जो है हीट देना पड़ता है, जब हम हीट देते हैं तो हीट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं और वो दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट केमिकल रिएक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करता है, और ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस है इन द केमिस्ट्री। जो हम लोग पढ़ेंगे वो यही है, और उसके लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या, और इसीलिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। इसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि के एलिमेंट कुछ सेल्स होते हैं, इसके साथ साथ ऑर्बिटल क्या होता है, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, और ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है किसी भी एटम का, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होते हैं, इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन है उसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिना होते हैं जो किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए पहले जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर हमको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल।
अब पीरियोडिक टेबल क्यों इसकी बात पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ लेंगे तो हम ये चीज पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रभावित होती है। अब जब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रभावित होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का, तो कुछ एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कुछ एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होगा, कुछ एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट और कम होगा, कुछ एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट और कम होगा। ये जो तीर है ये बॉइलिंग पॉइंट को मैग्नीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है सारे प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उन सारी चीजों के ऊपर। तो इनको जब हम अरेंज करेंगे प्रॉपर्टीज को घटते और बढ़ते क्रम में, तो पीरियोडिक टेबल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो जो प्रॉपर्टी चेंज होती हैं उनको जब हम अरेंज करेंगे एक घटते बढ़ते क्रम में, मतलब एक बोल सकते हैं पीरियोडिक वे में, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसलिए अधिकतर किताबों में आप जब भी देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ने को मिलता है। और जाहिर सी बात है मैं भी वही बताऊंगा आपको। पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताऊंगा, इसके बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा, इसके बाद फिर कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं जो केमिस्ट्री में होते हैं। बेसिकली मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं मैं उसको आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग शुरू करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किस तरीके से प्रोटॉन का खोज हुआ, किस तरीके से पता चला कि न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, किस तरीके से ढेर सारे मॉडल आए एटम के, और इसके बाद कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन मॉडल्स को प्रपोज किए। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। ये आज केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।